गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ इन एंशिएंट इंडिया तो इस टॉपिक को करेंगे। उससे पहले हमने किया था एजुकेशन सिस्टम इन मेडिवल इंडिया। तो इस्लामिक एजुकेशन की बात हमने की थी, जिसमें हमने इस्लाम धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें देखी थी। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन इन इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें होती थी एक पाठशाला जो पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, मकतब होता था, स्कूल एजुकेशन यहाँ दी जाती थी। एक होता था मदरसा हायर एजुकेशन के लिए। और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती थी? थियोलॉजिकल या ट्रेडिशनल एजुकेशन यहाँ पर दी जाती थी। मेन फोकस कुरान और हदीस और इस्लामिक लॉ और थियोलॉजी का होता था। अरेबिक लैंग्वेज यहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज होती थी। करिकुलम को दरस ए निजामी कहा जाता था। अरेबिक लिटरेचर, ग्रामर, फिलोसफी, इनकी स्टडी यहाँ पर की जाती थी। मदरसा सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करता था, जिसे अलीम या अलीमा कहा जाता था, और इल्म को उर्दू भाषा में नॉलेज कहते हैं। नॉलेज को उर्दू भाषा में इल्म कहते हैं। और पेडागोजी यानी कि तरीके क्या क्या थे? मेमोराइजेशन, रिपीटिशन और रिसाइटेशन। मेथड होते थे लेक्चर, डिबेट और डिस्कशन। एडमिशन प्रोसेस क्या था? तो इनिशिएटेड थ्रू ए सेरेमनी बिस्मिल्लाह। जैसे उपनयन संस्कार हिंदू धर्म में होता था, वैसे ही इस्लाम धर्म में बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट वर अलाउड इन दी क्लासरूम। किसी बाहरी संस्था का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। उर्दू यहाँ पर न्यू लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी। करिकुलम को दो भागों में बांटा गया था। एक होता था मनकुलत। मनकुलत होता था ट्रेडिशनल या लिटरेचर या हिस्ट्री, लॉ इत्यादि। और एक होता है मकुलत। मकुलत होता है रेशनल या तार्किक रूप से, जैसे मेडिसिन, मैथमेटिक्स, लॉजिक, फिलोसफी और एस्ट्रोनॉमी एट्सेट्रा। ये सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। करिकुलम एट एलिमेंट्री लेवल, इसमें अरिथमेटिक, स्टेप्स, कैलकुलेशन, वेट्स, विथ और मेजर्स, ये सभी होते थे। और एट स्कूल लेवल मकतब, मकतब में क्या क्या होता था? लॉजिकल, जियोमेट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, पब्लिक एड, लिटरेचर, साइंस और एस्ट्रोनॉमी ये होती थी। और हायर एजुकेशन मदरसा, मेन फोकस होता था इस्लामिक स्टडीज़ का। कुरानिक स्टडी यहाँ पर होती थी, स्टडी ऑफ कुरान और मेमोराइजेशन ऑफ कुरानिक वर्सेज। हदीस, हदीस की स्टडी होती थी, जो पैगंबर मोहम्मद के उपदेश थे। और यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ के कार्यों के बारे में स्टडी होती थी। और जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस होता था, उसे कहते थे फिक्ह। यहाँ पर स्टडी ऑफ इस्लामिक लॉ होता था। थियोलॉजी, कलमा, अरेबिक लैंग्वेज और टीचिंग मेथड, ये थे जो हमने अभी देखे। लेक्चर, डिबेट और डिस्कशन। टेस्ट और असेसमेंट, यहाँ पर कोई भी टेस्ट या एनुअल टेस्ट या हाफ ईयरली टेस्ट नहीं होता था। और ताकि इस इनका मेन पर्पज होता था कि लर्निंग एंड नॉलेज, रेगुलर एसेस। तो रेगुलर एसेस होता रहे लर्निंग और नॉलेज का। विमेंस की कंडीशन क्या थी? इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनको विमेन की कंडीशन यहाँ पर अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर था पर्दा प्रथा। पर्दा का यहाँ पर सिस्टम होता था। रॉयल और वेल्थी विमेन रिसीव्ड एजुकेशन एट होम, जो महिलाएं होती थी, अमीर महिलाएं, ये घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। नो अलाउड टू गो आउटसाइड विदाउट कवरिंग देयर फेस, अपना मुंह ढके बिना वे बाहर नहीं जा सकती थी। एजुकेशन इन मकतब, बेसिक इस्लामिक एजुकेशन दी जाती थी प्राइमरी लेवल पर। 5 से 12 वर्ष तक के आयु के बीच ये एजुकेशन मिलती थी। मदरसे में हायर एजुकेशन, हदीस और फिक्ह यहाँ पर होती थी। एजुकेशन अंडर मुगल्स, मुगलों ने भी एजुकेशन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण काम किए। जैसे अकबर ने जामा मस्जिद बनवाई, साइंटिफिक एजुकेशन को स्टार्ट किया, रेजिडेंशियल कॉलेज, वहीं पर रहने के कॉलेज जैसे हॉस्टल्स हैं उनको बनवाया। एडवांस स्टडी इन मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लिटरेचर, इनमें एडवांस एजुकेशन को स्टार्ट किया मुगल्स ने। तो यहाँ पर हमारा इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम होता है समाप्त। अब हम करेंगे यूनिवर्सिटीज़ इन एंशिएंट इंडिया। तो एक होता था बिहार, एक होता था चैत्य, ये होते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जैसे बिहार होते थे जहाँ पर मॉन्क्स या भिक्षु रहते थे, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें कहते थे मॉन्क्स या भिक्षु। और जैसे वर्तमान समय में हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स को ही उस समय बौद्ध धर्म में विहारा कहा जाता था, विहार कहा जाता था। एक होता था चैत्य, चैत्य होता था प्रेयर हॉल,
प्रेयर हॉल का मतलब होता है पूजा स्थल, जहाँ पर पूजा की जाती थी। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर है, मंदिर में गर्भगृह होता है और वहीं पर पूजा की जाती है। तो यह ऐसे ही प्रेयर हॉल्स बौद्ध धर्म में उनको कहते थे चत्य। तो चत्य और विहार होते थे। और पढ़ने की जगह क्या क्या कहलाती थी? तो पढ़ने की जगह को मठ कहते थे, विहार कहते थे, चतुष्पदी, अग्रहार, परिषद, पाठशाला जो पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, विद्यापीठ, सम्मेलन, संगोष्ठी, घटिका और टोल्स। तो इन सभी नामों के नाम से जाना जाता था कि पढ़ने की जगह को क्या कहा जाता था। जैसे चतुष्पदी, ये क्या होता था? ये होती थी पढ़ने की एक जगह। जैसे एट प्रेजेंट में कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, वैसे ही पहले अलग अलग धर्म में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। कुछ टेम्पल्स रिलेटेड इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स थे, इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता था? जैसे मंदिर है, मंदिर के अंदर ही पढ़ाया जाता था, वहीं पर रहा जाता था, यानी कि विद्यार्थी वहीं पर रहते थे, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे, मंदिर में ही। तो ये होते थे टेम्पल रिलेटेड इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लेक्स। इनको हम याद करके MKB, MKB से मिथिला, कांची और बनारस, MKB। तो MKB से हम इनको रिलेट करेंगे मिथिला, कांची और बनारस। एक होते थे विहारा कनेक्टेड इंस्टीट्यूशन। विहारा जो हमने अभी पढ़ा, विहार क्या होते थे? जहाँ पर मोंक्स रहते थे, बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो इनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन थे। VNJO से हम इनको याद करेंगे। वी से दो यूनिवर्सिटी ध्यान रखने, विक्रमशिला और वल्लभी। N से नालंदा, J से जगदाला, O से उदंतपुरी, S से सोमपुरा। तो विक्रमशिला, वल्लभी, नालंदा, जगदाला, उदंतपुरी और सोमपुरा। अब हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी। और इनमें एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है, पहले इंडिया में ही होती थी, तक्षशिला। तक्षशिला को भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़। तो पहली यूनिवर्सिटीज़ है हमारी तक्षशिला। तक्षशिला, इसका मतलब क्या होता है? तक्षशिला का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पत्थर। और ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है और इसको यूनेस्को में 1980 में शामिल किया गया था। तो जो मेन बात है वो हमने यहाँ पर नोट की है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमने इसको एक्सप्लेन किया है, तो किसी को भी कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। MBM का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एजुकेशन किस किस में दी जाती थी? तो इम्पोर्टेंट एजुकेशन ये मिलती थी मिलिट्री, सेना में, ब्राह्मणिकल एजुकेशन और मेडिसिन। तो मिलिट्री, ब्राह्मणिकल और मेडिसिन। तो MBM से हम इनको याद करेंगे। और ब्राह्मणिकल में क्या क्या होता है? इसमें वेद, सांख्य, योग और वेदांत इनकी पढ़ाई होती है। तो ये होती थी ब्राह्मणिकल एजुकेशन। तो मेन एजुकेशन इन तीनों की ही मिलती थी। 7th सेंचुरी BC, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। और इस शताब्दी में स्थापना होने वाली ये पहली यूनिवर्सिटी बनी थी। कौटिल्य यहीं पर पढ़े और बाद में यहीं पर पढ़ाने लगे, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने थे, कौटिल्य। और कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिनका संबंध था राजनीति से। पाणिनि भी यहीं से पढ़े थे और इन्होंने अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जो सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है संस्कृत भाषा का। चरक एक चिकित्सक थे और इन्होंने ये एक महान चिकित्सक थे उस समय के, ये भी यहीं से पढ़े थे। एडमिशन की मिनिमम एज ये कितनी होती थी? 16 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। आयु 16 वर्ष से अधिक हो तो वो वैलिड हो सकता था, एडमिशन ले सकता था। यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता था, कोई भी यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा नहीं होता था। यहाँ पर पढ़ाई किस किस की होती थी? वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदांग जो हमने पहली क्लास में पढ़े थे 6, तो उनकी पढ़ाई होती थी। व्याकरण की भी पढ़ाई होती थी, क्योंकि यहाँ से एक व्याकरणविद बने थे, पाणिनि। आयुर्वेद की पढ़ाई यहाँ पर होती थी। 18 सिप्पा या क्राफ्ट्स, 18 तरह की कलाएं यहाँ पर सिखाई जाती थी। मिलिट्री, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड मेडिसिन। तो इन सभी की एजुकेशन यहाँ पर दी जाती थी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो राजगृह है, बिहार में स्थित है और इसको यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया। इसका मतलब होता है कमल। और इसके संस्थापक हैं कुमार गुप्त फर्स्ट। गुप्त काल
यानी कि 5वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था और इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्वविद के जनक माने जाते हैं और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। डोनेशन राजा देते थे, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती थी। जो भी ये यूनिवर्सिटी चलती थी वो राजाओं के डोनेशन से चलती थी, यहाँ पर कोई फीस नहीं थी। शिक्षा यहाँ पर कौन कौन सी दी जाती थी? हीनयान, महायान और वज्रयान, जिसमें स्पेल से जादू टोना होता है वो, और ह्यून-सांग या जुआंग-जेंग या हंग-त्सांग, ये सभी एक ही नाम है। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ह्यून-सांग या जुआंग-जेंग, तो ये भी आया था 7वीं शताब्दी में आया था हर्षवर्धन के समय, और इसका जन्म हुआ था 612 ईस्वी में। आया था ये 629 में, गया था 645 ईस्वी में। और इसने एक बुक भी लिखी थी CU की। और 12वीं शताब्दी में पाल डायनेस्टी या पाल वंश यहाँ पर आया और ये बुद्धिस्ट सेंटर रहा 427 से लेकर 1197 ईस्वी तक। इसमें लगभग 10,000 मॉन्क्स और 1510 टीचर्स होते थे। 1510 टीचर्स, ये जो ह्यून-सांग आया था उसने अपने जो रिटन वर्क किया था, अपनी बुक लिखी थी, तो उसके अनुसार 1510 थे, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 2000 प्लस, लगभग 2000 टीचर्स यहाँ पर होते थे, लेकिन 10,000 मॉन्क्स यहाँ पर थे। इंचार्ज ऑफ एडमिशन, जो एडमिशन करने वाला अधिकारी होता था उस समय, उसको कहते थे द्वारपंडी, पंडित नहीं पंडी। इंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर संस्कृत भाषा में होता था, और ऐसा इंट्रेंस टेस्ट होता था कि 10 में से 4 विद्यार्थियों को ही एडमिशन मिल पाता था। यहाँ पर 8 बड़े हॉल थे जिसे सभाग्राम कहते हैं। 300 से ज़्यादा स्टडी के चैम्बर्स या अलग रूम होते थे। एडमिशन की यहाँ पर मिनिमम एज, जो पिछली यूनिवर्सिटी पढ़ी थी तक्षशिला, वहाँ पर 16 प्लस आयु चाहिए होती थी, और यहाँ पर मिनिमम एज 20 वर्ष थी। कुलपति यहाँ के थे शीलभद्र। और यहाँ पर टीचिंग क्या क्या होती थी? टीचिंग वर्बल होती थी, वर्बल यानी कि मुंह से मौखिक होती थी। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन किया जाता था, व्याख्यान दिए जाते थे, लेक्चर दिए जाते थे, डिबेट होती थी, बहस होती थी, और डिस्कशन। यहाँ पर ऐसे टीचिंग मेथड का यूज किया जाता था। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी, लाइब्रेरी जो काफ़ी फेमस थी। मेन लाइब्रेरी का नाम था धर्मगुंज लाइब्रेरी, जो 9 फ्लोर की बिल्डिंग थी। इसमें 3 ब्रांच होती थी, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। तो ये 3 मुख्य ब्रांच होती थी धर्मगुंज लाइब्रेरी की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारा भारतीय ज्ञान यहीं पर शामिल था, ये इन्हीं लाइब्रेरी में था। लेकिन एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया, तो एक स्टोरी भी है कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया और उसने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ सुना था कि यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं जो हर बीमारी का इलाज कर देते हैं, उनके पास काफ़ी मात्रा में ज्ञान है, वो ज्ञानी हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी नहीं मानता था और वो जाकर बोला, मैं कोई भी दवाई नहीं लूँगा और तुम मुझे ठीक करके दिखाओ। तो जो भारतीय ऋषि थे, विद्वान थे, उन्होंने कुरान पढ़ने के लिए उसको कहा और कहा कि तुम डेली एक एक पेज पढ़ना कुरान का और तुम ठीक हो जाओगे। वो कुरान पढ़ता रहा और थोड़े दिन के बाद वो ठीक हो गया। तो दोबारा से वो वहाँ पर गया कि बोला, मैंने तो कोई दवाई भी नहीं ली और मैं ठीक कैसे हुआ? तो उसने कहा कि हमने कुरान के पेज पर ही जो जितनी दवाई लेनी थी उतनी लगा दी थी, और जब पेज पलटते हुए उसने अपनी जीभ को टच किया होगा तो दवाई उसके अंदर चली गई और उसने अपना इलाज कर दिया। तो बख्तियार खिलजी को गुस्सा आया कि मैं ठीक हो गया और इनके पास इतना ज्ञान है और हमारे पास कुछ नहीं। तो उसने गुस्से में आकर इस यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया 1197 में, और धर्मगुंज लाइब्रेरी को आग लगा दी। और ऐसा माना जाता है कि इसमें इतनी बुक्स थी कि 6 महीनों तक ये आग जलती रही और जलती ही रही। तो बख्तियार खिलजी यानी कि BK ने इसको नष्ट कर दिया 1197 ईस्वी में। तो ये स्टोरी इसलिए है ताकि हम इसको रिलेट कर सकें और इसको हम याद कर सकें। थर्ड यूनिवर्सिटी है वल्लभी गुजरात में है, जो वेस्टर्न इंडिया में है, और इसके फाउंडर थे भट्टारक जो मैत्रक
डायनेस्टी या मैत्रिक वंश से संबंधित है। 7वीं शताब्दी में इत सिंह चाइनीज यात्री यहाँ पर आया था, जो एक ट्रैवलर था। इस यूनिवर्सिटी में इसने विजिट किया था। 755 ईस्वी तक ये फला फूला, यानी कि ये यूनिवर्सिटी बढ़ती रही 755 ईस्वी तक। हीनयान यहाँ की मेन ब्रांच होती थी। लॉ, मेडिसिन यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। अरब आक्रमण के कारण कुछ हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन तब भी 12वीं शताब्दी तक ये जारी रही। फिर बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया। तो बीके ने ही, जो भारतीय साहित्य से संबंधित यूनिवर्सिटी थी, उनको, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। नेक्स्ट है 4th यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसे सिस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के नाम से जाना जाता है, और इसके फाउंडर थे धर्मपाल, जो 8वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर यह स्थित थी। यहाँ पर वज्रयान या तांत्रिक बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी, और धार्मिक शिक्षाओं के लिए काफ़ी फेमस है यूनिवर्सिटी विक्रमशिला। 108 विद्वानों को इन्होंने विभिन्न मंदिरों के प्रभारी और आचार्यों के रूप में अपॉइंट किया था। द्वार पंडित ये मुख्य द्वार पर अपॉइंट होता था। वहाँ पर होता था एडमिशन इंचार्ज। पिछली यूनिवर्सिटी में हमने देखा था एडमिशन इंचार्ज, ये होता था द्वार पंडित, और यहाँ पर है मुख्य द्वार पर अपॉइंट, ये होता था द्वार पंडित। और हाईएस्ट अथॉरिटी यानी कि कुलपति, जैसे प्रेजेंट में कुलपति होता है, वो होता था महासवीर या महाकवि, इसी को कहते थे। एजुकेशन क्या किस में होती थी? मेन होती थी तंत्र शास्त्र में, व्याकरण भी पढ़ाया जाता था, तर्कशास्त्र भी, खगोल विज्ञान और दर्शन भी यहाँ पर पढ़ाया जाता था। बंगाल के शासकों के द्वारा यहाँ पर दीक्षांत जो दीक्षांत समारोह होता है, समावर्तन क्या होता है कि जैसे सेशन एंड हुआ तो उसके बाद जो डिग्री वगैरह प्रदान की जाती हैं, तो उनको कहते हैं समावर्तन समारोह। तो यहाँ पर उपाधियाँ औपचारिक रूप से सम्मानित की जाती थी। और बंगाल के शासकों के द्वारा दीक्षांत कॉन्वोकेशन समारोह का आयोजन किया जाता था। दीक्षांत जो जहाँ पर स्टूडेंटशिप एंड हो जाती है, तो इसका आयोजन किया जाता था बंगाल के शासकों के द्वारा। 1203 में बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी थी ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना ये की थी गोपाल ने, और बुद्धिज्म से संबंधित ये यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ पर एक त्रिपक्षीय संघर्ष भी उस समय चला हुआ था। एक साइड थे पाल वंश, एक साइड था प्रतिहार, और एक साइड था राष्ट्रकूट वंश, और ये कन्नौज के लिए आपस में लड़ रहे थे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है। तो उस संघर्ष के समय इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गोपाल, जो पाल वंश के शासक थे, उनके द्वारा की गई थी। नालंदा विक्रमशिला के जैसे ये इतना फेमस नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पर 1000 भिक्षुओं और स्टूडेंट ने यहाँ पर निवास किया। तिब्बती छात्रों को शिक्षा के लिए यहाँ पर आकर्षित किया गया। तो ये इतनी फेमस नहीं थी, तो इसके फाउंडर और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, इतना ही हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जगदाला यूनिवर्सिटी के फाउंडर है रामपाल। 11वीं शताब्दी में स्थापना हुई। मठ के रूप में इसको स्थापित किया गया था। लगभग 100 सालों तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा। 1203 में बीके यानी कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण से इसको नष्ट कर दिया गया। और यहाँ पर विद्याकर था एक, उसने कंपाइल्ड किया था सुभाषित रत्न कोश, जो संस्कृत भाषा में है, इसको कंपाइल्ड किया था। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है मिथिला राजा जनक के यहाँ यूनिवर्सिटी होती थी, इसे कहते थे मिथिला। और ब्राह्मणिकल एजुकेशन, जिसे वहाँ पर विधेय कहा जाता था, इसके लिए काफ़ी फेमस थी। लॉजिकल न्याय तर्कशास्त्र यहाँ पर पढ़ाया जाता था। और यहीं से संबंधित है गौतम ऋषि, अक्षुपदा गौतम, ब्रह्मवादिनी गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद यहीं से संबंधित है। जयदेव संस्कृत लिटरेचर के एक राइटर होते थे। विद्यापति हिंदी राइटर थे। गंगेश उपाध्याय ने न्यू लॉजिक या नव्य न्याय स्कूल के संस्थापक थे, और इनके बुक थी तत्व चिंतामणि। सम्राट अकबर के समय तक ये महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में फला फूला। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ये थी मिथिला यूनिवर्सिटी, जो अकबर के समय तक फली फूली। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी थी नदिया यूनिवर्सिटी। ये बंगाल में इसके 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे, नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुरा। और गीत गोविंद की रचना जयदेव ने यहीं पर की थी। तो इसका जिक्र हमने पिछले यूनिवर्सिटी में देखा था,
और पिछली यूनिवर्सिटी का नाम था मिथिला में। मिथिला में जयदेव का जिक्र देखा था, लेकिन नादिया यूनिवर्सिटी में गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। तर्क की पाठशाला रघुनाथ शिरोमणि के द्वारा। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका पुराना नाम होता था अवंती। गणित और खगोल विज्ञान के लिए काफ़ी फेमस था। धर्मनिरपेक्ष शिक्षण, साइंटिफिक एजुकेशन यहाँ पर दी जाती थी। सलोतगी यूनिवर्सिटी, इसमें 27 हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए होते थे और ये कर्नाटक है। साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी है सलोतगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हमको एक दो बात ही ध्यान रखनी है। 945 ईस्वी में कृष्ण थर्ड के मंत्री नारायण के द्वारा कर के राजस्व से इसको स्थापित करवाया था सलोतगी यूनिवर्सिटी को। तो ये कर्नाटक में थी और कृष्ण थर्ड के मंत्री नारायण के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। एक है एनओईरम क्या है? 340 छात्रों को मुफ्त बोर्डिंग और ट्यूशन यहाँ पर दिया जाता था। साउथ इंडिया के शिक्षण के अदर इम्पोर्टेंट केंद्र थे श्रृंगेरी और कांची। तो श्रृंगेरी और कांची में भी शिक्षा दी जाती थी। और एनओईरम में 340 विद्यार्थियों को मुफ्त बोर्डिंग और ट्यूशन दिया जाता था। शारदा पीठ यूनिवर्सिटी ये पीओके में स्थित है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन हम इसको प्रेजेंट पाकिस्तान में ही मानते हैं। तो शारदा पीठ वर्तमान पाकिस्तान या पीओके में स्थित है। तो इसकी लोकेशन ही हमको ध्यान रखनी है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम डेली आपका ऐसी जो क्लास है वो लगातार देते रहें। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ इन एंशिएंट इंडिया। तो कल को जब हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे तो उससे पहले हम यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे। और एक यहाँ पर हमारा एक पॉइंट रह गया कि यूनिवर्सिटी नेम और इसके फाउंडर और ये किस से रिलेटेड है। तो एक टेबल बनाकर हम लाएंगे जिसमें हम यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पर रह गया, इसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।